मोहब्बत दिल पे दस्तक किस्त नंबर 23 हिस्सा नंबर 2। वीरा को अपने एक सफरी बैग और सूटकेस के हमरा घर पर पाकर वो भी मोहित हसन के साथ। जोहा मीर के कान खड़े हो गए। मोहित ने ताया जान और ताई जान को शायद कुछ तफसील बताई हो। इसने बहाने से जाकर सुनने की बहुत कोशिश की मगर एक लफ्ज भी पल्ले नहीं पड़ा था। या खुदा, कौन सा खेल खेलने लगा है ये शख्स। वो चकरासी गई। कितनी दीदा दिलेरी से वो अपनी गर्लफ्रेंड को घर ले आया था कि अब इसके लिए गेस्ट रूम भी खुलवाया जा रहा था। वीरा अब गेस्ट रूम में ही रहेगी, इसकी जरूरत का ख्याल रखना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। मोहित हसन ने बतौर खास इसे वीरा के सामने बुलाकर नसीहत की तो वो दांत कचकचाकर रह गई। अस्सलामुअलैकुम सामईन और नाज़रीन, इन्फो विद अनम में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मज़ीद नावल सुनने के लिए, ख्वाब की ताबीर जानने के लिए और बहुत सारी दूसरी मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो हमारी सबसे पहले हासिल कर सकें। मगर क्या कहती, सर हिला दिया। जी अरे नहीं, इस तकलीफ की क्या जरूरत है मोहित, मेरा अपना घर है ये। अब तो यू डोंट वरी, वीरा ने बेतकल्फी से कहा तो वो जलकर रह गई। अगर यही गुल खिलाना था तो भला मेरी जिंदगी बर्बाद करने की क्या जरूरत थी। उसे मोहित हसन पर टूटकर गुस्सा आ रहा था और वीरा के अंदाज तो अव्वल रोज ही से इसे पसंद नहीं आए। नाश्ते की मेज पर न सिर्फ वो बेतकल्फी से मौजूद थी बल्कि सबके साथ यूं घुल मिल गई थी जैसे जाने कितने अरसे से यही रह रही हो। ये तो बहुत अच्छी है, हालांकि शक्लन बहुत गरूर लगती है। वीरा की खुश मिजाजी और बेतकल्फाना अंदाज से हमरा भी बहुत मुतासिर हुई थी। बहुत अरसे के बाद फिजा में एक हल्का फुल्का सा तासुर फैला जो सबको अच्छा लग रहा था। शक्ल का क्या है, देखने में तो तुम भी बहुत अक्लमंद लगती हो, वाजदानी बेसाख्ता कहा। वो इस्तेज़ाई अंदाज में बोली। शुक्रिया। इसका यूं बिना सोचे समझे बोलने पर जोहा ने कहा लगाया तो वो चौंक कर वाजदान के लफ्जों पर गौर करने लगी। फिर जब समझ आई तो वाजदान आगे आगे और वो हस्बे आदत पीछे पीछे। ये PTCL नंबर ठीक क्यों नहीं हो रहा, मेरा इंतहाई जरूरी फोन आना है, वो मोहित हसन के सर पर खड़ी तहकुमाना अंदाज में पूछ रही थी। आज छुट्टी का रोज है। वो लाउंज ही में फाइल खोले बैठा था। मोहित ने एक अचड़ती निगाह इस पर डाली। कल तक फोन ठीक हो जाएगा मगर मेरा फोन तो आज आना है, वो जैसे जिंजलाई थी। किया होगा दोस्तों के साथ कोई बोगस सा प्रोग्राम, मोहित ने तंज किया तो वो चमक कर बोली। जी नहीं, इत्तलान अर्ज है कि मेरा जर्मनी से फोन आना था, वो भी इंतहाई जरूरी। उमर काज़मी। मोहित ने बेख्तियार इसे देखा तो जोहा ने संभलते हुए अपने तासुरात में लापरवाही का अंसर समोया। अब हर बात आपको बताने वाली तो नहीं, जिसका भी आना हो, मगर फोन लाइन तो ठीक होनी चाहिए, वो रुखे अंदाज में कहती पलट गई जबकि मोहित अभी तक लब भींचे से देख रहा था। जोहा का जी चाह रहा था जोर जोर से हंसे। मोहित के तासुरात ने इसे बहुत मजा दिया था, अब मजा आएगा। अपनी गर्लफ्रेंड को तो घर ले आए, मेरी दफा कितना तड़का लगा है मौसूफ को। वो अपने तई मोहित हसन को जलाने का पूरा एहतमाम कर चुकी थी मगर शाम की चाय पर खुद इसका दिल जल बुन गया। वो थोड़ा सा ही लेट हुई थी मगर इसे पता चला कि न सिर्फ चाय बन चुकी है बल्कि लॉन में सर्व भी की जा चुकी है। ये नेकी किसने की। वो हल्की फुल्की सी हो गई, वगरना तो रोज ही चची जान से इतनी देर सोने पर डांट पड़ा करती थी। क्यों अक्सर ही शाम की चाय लेट हो जाती थी। ये नेकी वीरा आपी ने की है, न सिर्फ चाय बल्कि साथ में ढेर सारा एहतमाम भी किया है इन्होंने। वो पुरजोश अंदाज में कहती बाहर की तरफ बढ़ी तो इसकी तकलीफ में बढ़ते जोहा के कदम थटकने लगे से झटका सा लगा था। इतने दिनों से ये जिम्मेदारी जोहा के सर पर थी और अब ये वीरा इसकी सल्तनत पर कब्जा करने की कोशिश। जोहा लॉन में पहुंची तो सब चाय के साथ साथ वीरा के हाथ के जायके से भी लुत्फानंदोज हो रहे थे। ये चाय बहुत अच्छी बनाती है, दूध कहवे और चीनी का परफेक्ट मैच। ये मोहित हसन था। मेरी तारीफ करते हुए मौसूफ की जुबान पर छाले पड़ जाते हैं जैसे वो कड़ी हुई थी। तुम्हारे लिए चाय निकालूं जोहा, वीरा के पूछने पर वो चौंकी थी। अरे वाह, से लगा जैसे वो मेहमान हो और वीरा इस घर की मालकन। नहीं शुक्रिया, वो रुखाई से बोली थी। पी लो, तुम्हें भी पता चले कि चाय कैसे बनाई जाती है। ये मोहित हसन था। उफ, इस कदर खुला तंज। वाकई आप ही, तुम्हारे जोशांदे का एक फायदा तो था कि पूरी सर्दियों में जुकाम से बचाव रहा, मगर ये चाय भी कमाल किया और ये पेस्ट्री और समोसे, वाह वाह। वाजदान सर दुल रहा था। लालची खबीस, अकेले में बताऊंगी। आह आह न करा के रख दी तो फिर कहना, वो वाजदान को कह रही थी। और ये वीरा, इसे तो मैं दिनों में यहाँ से भगा दूंगी। वीरा ने इसकी प्लेट में जबरदस्ती फिंगर फिश और समोसे रखे तो इसे लेना ही पड़ा। वैसे भी सभी इतने शौक से चाय के साथ लवाजमात से लुत्फानंदोज हो रहे थे कि उसका भी जी हमकने लगा था और दोनों चीजें चखने के बाद इसे मानना ही पड़ा कि वीरा में और कोई खूबी हो ना हो लेकिन इसका हाथ का जायका जरूर मौजूद था। मोहित हसन ने वीरा को चाय का दूसरा कप बनाने का इशारा किया तो वो बेख्तियार अपनी कुर्सी पर बैठकर ताई जान से बात करके अपना ध्यान बटाने की कोशिश करने लगी।
आगे के मामलात इस कदर आसानी से तय होंगे ये शमूल खान तो क्या याले के वहमो गुमान में भी नहीं था। गुलरेज खान बहुत शानो शौकत से याले के घर आए और इसके डैडी से रिश्ते की बात की, बल्कि वो बीबी जान को भी साथ ले आए जो याले से बहुत मोहब्बत से मिली थी। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मौका पकड़ शमूल ने याले को मैसेज किया था। ओके, वो मुस्कुरा दी। इसी शाम वो रेस्टोरेंट में शमूल खान के मुकाबिल मौजूद थी। मैं वाकई एक शादी कर चुका हूँ याले, क्या इससे तुम्हें कोई फर्क पड़ता है? वो सीधा सपाव कहता इसकी आंखों में देख रहा था। अगर वो तुम्हारी मर्जी से तुम्हारी जिंदगी में आती तो तुम मेरी तरफ नजर भर के भी ना देख पाते खान। याले ने पलके नहीं झपकी थी, इत्मीनान से बोली तो शमूल गहरी सांस भरता नजरें घुमाने लगा। फिर कदरे ज़ौक़ के बाद संजीदगी से बोला, तुम तो पठानों की रवायात जानती ही हो। बाज़ औक़ात शिमला ऊंचा रखने के लिए बहुत से फैसलों पर भी सर झुकाना पड़ता है। यूँ समझो एक ऐसा ही फैसला मैंने भी माना। बाबा जान की बात का मान रखा, मगर इसका इनाम इन्होंने मुझे तुम्हारी सूरत में दिया, तो क्या मुझे पछताना चाहिए? वो पूछ रहा था। याले मुस्कुरा दी, कतई नहीं, मैं तो अब यही कहूँगी, तुम खुश हो ना? वो पूछने लगा तो याले ने पुरमोहब्बत निगाहें इसके चेहरे पर जमाते हुए मखसूस बोल्ड अंदाज में कहा, अगर यही बात तन्हाई में पूछते तो बहुत अच्छे से जवाब देती। रबिश, वो जिम सा गया था। अच्छा, अब जल्दी से मुझे शादी की तैयारी कराना शुरू कर दो, मैं हर चीज़ तुम्हारी पसंद से लेना चाहती हूँ। याले ने बहुत लाड से कहा तो शमूल ने सर झुका दिया। अच्छे लगते हो यूँ मोहब्बत के आगे सर झुकाते, वरना तो मैंने तुम्हें मोहब्बत से भागते ही देखा है। वो इसे छिड़ रही थी, मगर अब शमूल खान के अंदाज में वो सिमटा वो तराना नहीं रहा था, बल्कि एक महसूस कुन बेतकल्फी और पुरएतमाद आ गया था जो याले को बहुत अच्छा लग रहा था। चलो तुम्हारी शादी की पहली शॉपिंग आज ही कराता हूँ। वो शरारत से मुस्कुरा रहा था। ओके, याले इत्मीनान से हंस दी। वो अपने ख्याल में ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। इसे खबर ना थी कि अंदर अमाद आया बैठा है। वो ठठक गई जबकि उसे देखते ही एहतरामन उठ खड़ा हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साला बेगम के साथ साथ इसे चाय सर्व करती सबा का भी लिहाज था जो जवाब दे दिया, वरना तो वो इसके नाम से भी बदकने लगती थी। आ जाओ निगी, चाय पी लो। साला बेगम के कहने पे इसे बैठना ही पड़ा। कैसी तबीयत है आपकी? अमाद इसी से मुखातिब था। ठीक हूँ, वो मुख्तसर कहती साला बेगम की तरफ मतवज्जा हो गई, जबकि अमाद इसका कतराना महसूस करके रह गया। वापसी कब हो रही है आपकी? वहाँ सभी को आपकी कमी महसूस हो रही है। इसके अपने माबेन रिश्तों को यूँ गलत फहमी से ख़त्म नहीं होने देना चाहता था। नगी ने एक सुलगती निगाह इस पर डाली, जिसकी तपिश अमाद को अपने दिल में उतरती बहुत अच्छी तरह महसूस हुई थी, और शायद नगीन ने भी किसी जिद के ज़ेरे असर बहुत जज्बाती होकर फैसला किया, अब मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। एक धमाका सा हुआ। सबा मुतहैयर सी इसे देखने लगी। वो नगीन जो मीर हाउस की फिजा से बाहर सांस लेना भी कुफर समझती थी, एकदम से ऐसा फैसला कर बैठी। अभी तक किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। हालांकि सालहा बेगम की मर्जी यही थी कि नगीन अब वापस ना जाए, मगर नगीन की हालत और मीर हाउस से इसका लगाव इन्हें ये बात मुंह से निकालने से रोकता था। और अब सालहा बेगम हैरान थी। क्यों? अमाद भी हर दर्जा हैरानगी की जद में था। अब क्या बचा है वहाँ मेरे लिए? और वैसे भी मैं किसी के आगे सफाई पेश करने पर पाबंद नहीं, जो मेरी मर्जी होगी मैं वही करूंगी। वो बेहद बेरुखी का मुजाहरा कर रही थी। ये बात कमरे में मौजूद तीनों नफूस ने बहुत अच्छी तरह महसूस की थी। ये केक लें अमाद भाई, मैंने बतौर खास आपके लिए बनाया है, आपको बहुत पसंद था ना? अमाद के चेहरे पे जमे हैरत के तासुरात देखकर सबा ने बाल बदलने की मकदूर भर कोशिश की थी। ड्राइंग रूम में दाखिल होते नौफल ने एक गहरी निगाह सबा पर डाली, जो इस वक्त पूरी तरह अमाद की तरफ मुतवज्जा थी। अमाद बहुत पुरतपाक अंदाज में नौफल से मिला, जबकि दूसरी तरफ अव्वल रोज की तरह गर्म जोशी मौजूद थी। नगीन अब यहीं रहेगी नौफल? साला बेगम समझ रही थी कि वो हालात से समझौता कर बैठी। अपने तई इन्होंने नौफल को खुशखबरी दी। ये तो बहुत अच्छी बात है, मगर निकी को तो कोई एतराज नहीं? वो पूछने लगा। निगाह मुस्तबराना अंदाज में चाय का कप सासर में घुमाती नगीन पर पड़ी। इसी ने तो कहा है खुद, मगर वहाँ के मकीनों को भूलिएगा नहीं, आती रहिएगा। अमाद ने बेसाख्ता कहा तो नगीन ने अचरती निगाह इस पर डाली। वहाँ रहने वाले हर मकीन, हर फर्द का अमल मेरे दिल पर नकश हो चुका है, आप बेफिक्र रहें। मैं कुछ भी बोलने वाली नहीं हूँ। वो पुरतेज अंदाज में बोली तो अमाद कड़कर रह गया। वो जो कह रही थी वो तो सबकी समझ में आ रहा था, मगर जो नहीं कह रही थी, जो इन अल्फाज के पस पर्दा मौजूद था, वो अमाद को बहुत अच्छी तरह से महसूस हो रहा था। एक तलखी, एक गैर मुइना मुद्दत तक ना खत्म होने वाली गलत फहमी, और वो किसी भी हाल में इस गलत फहमी को बढ़ावा नहीं देना चाहता था। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, काफी देर हो गई है। वो चाय का कप रखता दफतन उठ खड़ा हुआ था। अरे बैठो बेटा, अभी तो आए हो, महज चाय ही तो पी है। साला बेगम ने इस्लार किया तो वो मुस्कुरा दिया। बस आंटी, बहुत दिनों से सभी के हाथ की चाय याद आ रही थी, मैंने सोचा एक चक्कर लगा ही लूं, वरना दिल यूं ही मुस्तरफ रहेगा। चाय का एक कप ही काफ़ी है, बाकी आप लोगों का खलूस और मोहब्बत, तो तुम रोज़ाना आ सकते हो इस खलूस और मोहब्बत का जायका चखने, यहाँ कौन सी कमी है? नौफल का लबो लहजा सबा को अजीब सा लगा, मगर वो तो नौफल और अमाद के माबैन फैले इस तनाव को भी महसूस
कर सकी थी जो नौफल के बर्ताव से झलक रहा था। नौफल से हाथ मिलाता, झुककर साला बेगम से प्यार लेता। वो अचरती निगाह खामोश बैठी, माहौल से कटी नगीन पर डालता बाहर निकल गया तो नौफल ने इतना भी फर्ज नहीं निभाया कि इसे बाहर तक ही छोड़ आए। सबा हंसती हुई बर्तन समेटने लगी। बहुत अच्छा फैसला किया तुमने निकी, यहाँ रहोगी तो दिल बहल जाएगा। नौफल के कहने पे वो ठीके से अंदाज में मुस्कुरा दी। ये तो मैं जानती हूँ कि ये फैसला मैंने कैसे किया है, वरना इस घर से मेरी जितनी यादें जुड़ी हैं इनका दामन वहाँ से छुड़ाना इतना आसान काम नहीं है। वक्त सब कुछ सिखा देता है, आसान बना देता है सिस्टर। नौफल ने इसे हौसला दिया था। वहाँ रहने या यहाँ रहने से रिश्ता तो खत्म नहीं होगा निगी, वहाँ भी तुम्हारे अपने हैं और यहाँ भी, इस सबा ने मोहब्बत से कहा था। साला बेगम ने इसकी हाँ में हाँ मिलाई और वाकई जितनी मोहब्बत नगीन को अव्वल रोज से मीर हाउस से मिली थी वो भूलने के लायक नहीं थी। अपनी जल्दबाजी में किया जाने वाला फैसला अब नगीन का दिल परेशान करने लगा था। वो चाय का कप अधूरा छोड़ती उठकर बाहर निकल गई। अभी इसे संभलने में बहुत वक्त लगेगा। साला बेगम दुखी हो गई। नगीन मुंह से कुछ नहीं कहती थी, मगर रात को वो जब इनके पास करवट बदले लेटी होती तो इसकी खामोशी सिसकियां इनसे छुपी नहीं रहती थी और सुबह के वक्त इसकी सूजी हुई आंखें इसकी शबे बेदारी और गरियाजारी का राज खोल रही होती थी। वक्त सब कुछ सिखा देता है मामा, आप बेफिक्र रहें, वो भी संभल जाएगी। नौफल ने संजीदगी से कहा तो साला बेगम इसकी तरफ मतवज्जा हुई। तुम्हारी बिजनेस ट्रिप का क्या बना? ट्रॉली घसीट कर बाहर निकलते सबा के समाते हमातन गोश हो गई। वही जो आप चाहती थी, वो दफतन ही नाराज से बोला तो साला बेगम शुक्र बजा लें। तुम देखना खुदा कितना नवाजता है तुम्हें, इसके खजाने भरे हुए हैं, किसी शय की कमी नहीं होने देगा। यहाँ तुम्हारे लिए बेपनाह रिस्क लिखेगा वो। इन्होंने बेसाख्ता ही इससे कई दुआएं दे डाली तो नौफल मुस्कुरा दिया। दिल पे मौजूद नाराजगी का बोझ खुद ब खुद ही हट गया था, मगर रात सबा की बहस फिर से इसका मूड खराब करने लगी। आप अमाद भाई से इस कदर बेगाना क्यों रहते हैं? ओहो, तो ये हसियात काम करती हैं आपकी? वो तनसन बोला था। अल्लाह का शुक्र है, मेरी तमाम हसियात बहुत अच्छी तरह काम करती हैं और आपका रवैया तो आंखों के अंधे को भी महसूस हो जाएगा। मैं तो फिर भी देख सकती हूँ। वो जलकर रह गई। मैं ऐसा ही हूँ। वो बिस्तर पर नीम दराज हो गया। मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि आप कैसे हैं। यूँ होल चढ़ाकर मुझसे पेश मत आया करें। मीर हाउस के बाकी किसी भी फर्द के साथ आपका रवैया ऐसा नहीं, फिर अमाद भाई के साथ आपका रवैया ऐसा क्यों है? वो आज इस पजल को हल करने के मूड में थी, मगर नौफल का मूड खराब होने लगा। आपको इसकी इतनी फिक्र क्यों है? वो सुलगा था। मुझे अपने मैके से आने वाले हर फर्द की इज्जत और एहतराम की फिक्र है नौफल साहिब, वो तलखी से बोली थी। वो सर झटक कर रह गया। वैसे तो बहुत रवादारी निभाते रहते हैं, इतना नहीं हो सका कि 4 कदम चल के इन्हें रुखसत ही कराते? सबा को फिर से याद आया, जो प्रोटोकॉल आप चाहती हैं वो खुद से दे लिया करें, मेरे पास इन चौंचलों के लिए टाइम नहीं है। वो सर्द होने लगा था। मियाँ बीवी में मैं और तुम नहीं चलता नौफल। सबा को इसके अंदाज ने दुखी किया था, मगर वो हनूज उसी सट मेहदी की कैफियत में था। मुझे ये पटियां ना पढ़ाया करे मेहरबानी फरमाकर, और अब लाइट ऑफ कर दें ताकि मैं 2 घड़ियां सुकून से सो सकूं। वो चलती करती लाइट ऑफ करके साला बेगम के कमरे में आ गई, जहां नगीन भी मौजूद थी। मुबारक हो खान, जीत गए हो अपनी मोहब्बत को। नौफल ने इसकी बात सुनते ही इसे गले से लगा लिया तो वो हंस दिया। जीत तो इसने मुझे लिया है यार, मैं तो बहुत बचा, बहुत छुपा हूँ इससे। और अपनी पहली शादी का चक्कर बताया इसे? नौफल ने अपने दिल की बात की तो वो तमानियत से बोला, बेफिक्र रहो, वो सब जानती समझती है, बल्कि यूं कह लो कि मुझे जानती है, मेरी रूह को भी जानती है। बहुत खुशकिस्मत हो खान, मोहब्बत से आगे भागते रहे और मोहब्बत बेवाम की गुलामी बनी तुम्हारे पीछे। नौफल को बेसाख्ता रश्क आया था। खैर खुशकिस्मती में तो तुम मेरे भाई बंद हो, अब शुक्रगुजारी ना करो तो और बात। शमोइल ने इसे छेड़ा था। नौफल मुस्कुरा दिया, फिर पूछने लगा, बताओ आगे क्या इरादे हैं? बहुत नेक, बस तीसरे हफ्ते से शादी की रसूमात शुरू। वो सरशाही की कैफियत में था। नौफल ने इसके शाने पर धमका जड़ा, गुन्ने बस यार तुम ही से सीखे हैं ये अंदाज। वो हंस दिया था। कुछ देर के बाद याले भी इसके ऑफिस में मौजूद थी, जिगर जिगर चमकती आंखें और बात पे बात हंसी। तुमसे तो पूछने की जरूरत ही नहीं कि तुम कितनी खुश हो। नौफल ने इसे छेड़ा तो वो कुर्सी से टेक लगाकर हंस दी। जरूरत भी क्या है, मेरे तो मन की मुराद पूरी हो रही है, जितनी भी नजर नियाज करूँ कम है। वो मजे से बोली तो शमोइल को करते देखकर नौफल हंसने लगा। मुझे लगता है कि शादी के बाद तुम नहीं बल्कि ये तुमसे रोमांटिक डायलॉग बोला करेगी, तो अब भी यही हो रहा है। मुझे मौका कब देती है यार? वो मायूस था। हिम्मत लाओ खान, हिम्मत। दिल के असल जज्बात की तर्जुमानी करते हैं ये अल्फाज, तुम्हारी तरह थोड़ी कि अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। वो इसे छेड़ने लगी थी और शमोइल जज्बे से होने लगा। ओके इट्स फाइन। नौफल ने हाथ उठाकर इन्हें रोका। अब सिर्फ इतना बता दो कि लंच कौन करवा रहा है? तुम। वो दोनों बेइख्तियार इकट्ठे बोले तो नौफल इन्हें घूरने लगा, मगर मजबूरी थी सो उठ खड़ा हुआ। दोस्ती और मोहब्बत में इतनी मार तो खानी ही पड़ती है। गहरी सांस भर के नौफल ने कहा तो वो दोनों हंसने लगे। जोहा, मुईद के कपड़े प्रेस कर दो बेटा।
چچی جان نے چوتھی مرتبہ اسے یاد دلایا کہ اسے جمعہ کے لیے موہت کے سفید سوٹ کو استری کرنا ہے، مگر ایک مرتبہ بھی وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلی۔ اور اب جب ویرا نے اٹھتے ہوئے کہا مجھے بتائیں آنٹی، میں کر دیتی ہوں، تو چچی جان کی کشمکش نگاہوں سے گھبرا کر زوہا کو اٹھنا ہی پڑا۔ ویرا بھی اس کے ساتھ ہی چل دی۔ آپ تو مہمان ہیں، کہاں ان بکیڑوں میں پڑ رہی ہیں، 4 دن سکون سے گزار کے پھر گھر جائیں۔ زوہا نے بڑے سلیقے سے اس پر واضح کیا کہ ایک دن اسے اپنے گھر بھی لوٹنا ہے۔ اب تو یہی میرا ٹھکانہ ہے۔ پتہ نہیں کب تک وہ ہنسی تھی۔ استری سٹینڈ کے پاس کھڑی ہو کر زوہا بے اختیار اسے دیکھنے لگی۔ اسے کچھ غلط ہونے کا اندیشہ ہو رہا تھا۔ موہت حسن اس سے نکاح جیسا بندھن باندھنے کے بعد گھر میں ایک اور کھیل کھیل رہا تھا۔ لاؤ میں کرتی ہوں، ویرا نے اس کے ہاتھ سے واٹر سپرے لیتے ہوئے کہا۔ زوہا نے بے اختیار اپنا ہاتھ پیچھے کیا تو جلدی استری سے چھو گیا۔ واٹر سپرے اس کے ہاتھ سے گر گیا تھا۔ ارے ویرا متاسف ہوئی، ہاتھ جل گیا، درد ہو رہا ہے؟ نہیں، وہ اپنے ہاتھ کی پشت پر جلتی لمبی سرخ لکیر کو دیکھتے ہوئے اتنا ہی کہہ سکی۔ بہت محبت کرتی ہو موہت سے؟ ویرا نے چند لمحے اسے پریسنگ کرتے ہوئے دیکھتے رہنے کے بعد اس قدر غیر متوقع سوال کیا کہ زوہا گڑبڑا سی گئی۔ کیا مطلب؟ وہ ہونک سے اسے دیکھنے لگی تو وہ ویرا مسکرا دی۔ اس کی قدر کرنا بہت محبت کرنے والا اور دل میں رکھنے کے قابل بندہ ہے، وہ بہت جذبس ہو کر کہہ رہی تھی۔ زوہا کے دل کی دھڑکنیں الٹ پلٹ ہونے لگی۔ اسے لگا ویرا اسے کرید رہی ہے۔ وہ کھنکاری۔ زوہا کو لگا یہی موقع ہے بات کا سر پکڑنے کا۔ کچھ ایسا ہی سمجھ لیں۔ کیا مطلب؟ یعنی دونوں طرف سے آنکھ برابر لگی ہوئی؟ ویرا نے حیران ہو کر پوچھا تو وہ اداکاری کرتے ہوئے بولی، ظاہر ہے ایسے معاملات یک طرف کب تک چل سکتے ہیں؟ موہت حسن کو دیکھ کے تو ایسا کچھ احساس نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو یونیورسٹی میں بھی لڑکیوں سے اتنے فٹ کے فاصلے پر رہتا تھا۔ اچھا ہے نا، جب دل میں کسی کی شبیہ بسی ہو تو پھر ادھر ادھر دھیان دینے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ زوہا نے جیسے اترا کر کہا تھا۔ کپڑے پریس ہو گئے تو میرے کمرے میں پہنچانے کے بعد یہ ڈسکشن کر لینا۔ دلی تھی یا ایٹم بم جو زوہا کی سماعتوں پر اچانک گرا تھا؟ موہت حسن اس کی پشت پر ہی کھڑا تھا۔ زوہا کا جی چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں دھنس جائے۔ یا خدا، یہ کیسی آزمائش لکھ دی تو نے میرے مقدر میں؟ سن رہے ہو موہت، تمہارا گناہ پن اب مجھ پہ واضح ہو رہا ہے، تب ہی مجھے لفٹ نہ کرائی۔ کمال ہے، لفٹ تو تم نے مجھے نہیں کرائی تھی۔ ڈولی میں بیٹھ کے نکل لی فراز احمد کے ساتھ۔ دونوں باتیں کرتے نکل گئے۔ اس نے ایک طویل سانس لے کر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ اسے ویرا پر شدید غصہ آ رہا تھا جو موہت کی اس قدر خاموش آمد سے واقف تھی، مگر زوہا کا مذاق اڑانے کی غرض سے۔ یہی بات ہوگی، اس کے دل و دماغ متفق تھے۔ میرا مذاق اڑا رہے تھے دونوں۔ زوہا کا دل تپنے لگا۔ دیکھنا ویرا بیگم، تمہیں تو میں ایسا سیدھا کروں گی کہ موہت حسن بھی یاد کرے گا۔ وہ کڑ رہی تھی۔ میری تو اب ایک ہی خواہش ہے، خدا جلد سے جلد صبا کی گود بھر دے تو میرے سونے گھر میں بھی رونق آ جائے۔ صالحہ بیگم شاید نگین سے بات کر رہی تھی، مگر زرینہ بیگم کے جواب نے نوفل کے خیال کو ثابت کر دیا۔ خدا بہت مہربان ہے آپا، وہ یقیناً آپ کی دعائیں سنے گا۔ خدا کی مہربانیوں سے تو کوئی انکار نہیں، مگر بے در پہ صدمات نے جیسے خوشیوں کا منہ ہی پھیر دیا ہے اس گھر سے۔ سوچتی ہوں اس طرح نگین کا بھی دل بہل جائے گا۔ صالحہ بیگم گہری سانس بھرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ نوفل عجیب سے احساسات میں گرا وہیں سے الٹے قدموں اپنے کمرے میں لوٹ آیا۔ صفا بھی واش روم سے نہا کر نکلی تھی۔ لمبے سیاہ بالوں کو ٹاول سے رگڑ کر نرمی سے خشک کرتی وہ اپنے آپ میں مگن تھی۔ نوفل کی نگاہ بے اختیار اس کے سراپے پر اٹکی۔ خدا کی مہربانی سے تو واقعی انکار نہیں، مگر یہ خاکی، اس کی کمیاں، اس کی خامیاں کوئی کیسے برداشت کرے؟ اپنی پشت پر اس کی نگاہوں کی تپش صبا کو بہت اچھی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ وہ پلٹی۔ کچھ کام ہے؟ وہ گڑبڑا سا گیا۔ نہیں، مجھے کیا کام ہونا ہے؟ وہ بے رخی سے بولا تو صبا پھیکے انداز میں مسکرا دی۔ میں کچھ دنوں کے لیے امی کی طرف جانا چاہتی ہوں۔ اس کے کہنے پر نوفل چونکا، پھر تیکھے لہجے میں پوچھنے لگا، وہ کیوں؟ کیوں سے کیا مراد ہے آپ کی؟ میں کے جانے کے لیے ہر بار کوئی وجہ ہونا ضروری تو نہیں؟ وہ سنجیدہ تھی۔ مگر یہاں آپ کی ضرورت ہے، وہ بے ساختہ بولا تو صبا دل گرفتگی سے ہنسی۔ اچھا، کسے؟ اس گھر کو؟ ماما اور نگین کو؟ وہ کترا گیا۔ اور آپ کو؟ آپ اچھی طرح جانتی ہیں، میں تو صرف وہ جانتی ہوں جو آپ مجھے باور کروانا چاہتے ہیں، مگر جو کچھ آپ کے دل میں ہے میں اسے سمجھنا چاہتی ہوں، وہ مجھ سے شیئر کریں، وہ کہہ رہی تھی۔ نوفل گہری نگاہ اس پر ڈالتا بستر پر آ گیا۔ تو پھر کل مجھے امی کی طرف ڈراپ کر دیں گے؟ وہ منتظر تھی۔ نہیں، صفا سے جواب آیا، جیسے وہ کوئی ٹوٹ کے محبت کرنے والا شوہر ہو جسے بیوی کے ایک پل کی جدائی میں گزرتی ہو۔ صبا دل مسوس کر دوبارہ سے اپنے بال سلجھانے لگی، جبکہ نوفل کا ذہن ابھی تک صالحہ بیگم کی خواہش میں بھٹک رہا تھا۔ مات کا بار بار آنا نگین کی ٹینشن بڑھا رہا تھا، مگر اس سے زیادہ برداشت کرنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ تب ہی تو گاڑی سے اتر کر وہ ابھی کھڑا ہی ہوا تھا کہ وہ اس کے سر پر پہنچ گئی۔ اس کے سلام کا جواب وہ ٹھیک انداز میں دیا تو عماد نے ایک جانچتی نگاہ اس پر ڈالی۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ وہ جیسے اسے یہیں سے تڑکھانے کے موڈ میں تھی۔ عماد گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ نوفل بھائی تو گھر پہ نہیں ہے؟ اچھا، عماد مسکرا دیا۔ تو کیا مجھے یہاں سے واپس ہو جانا چاہیے؟ آپ کی مرضی، وہ بے رخی سے بولی تھی۔ ایک گھر میں اور لوگ تو ہوں گے؟ عماد نے پوچھا تو نگین نے سلگتی نگاہ اس پر ڈالی۔ آپ کے یہاں آنے کا مقصد پوچھ سکتی ہوں میں؟ ہاں ضرور، اس نے اطمینان سے کہا تو وہ جذبس ہونے لگی۔ صبا میری بہن ہے اور یہ اس کا سسرال ہے، میرا آنا بنتا ہے۔
عمار کی بات اسے شرمندہ کر گئی۔ وہ اس قدر بد اخلاق تو کبھی بھی نہیں رہی تھی، پھر جانے کیوں عمار کے سامنے آتے ہی عجیب خیالات اس کے دل و ذہن کا گھیراؤ کر لیتے تھے۔ لیکن آپ کا یہاں آنا مجھے پسند نہیں ہے، وہ تلخی سے بولی تو عمار کا رنگ پھیکا پڑنے لگا۔ نگین، بات کرنے سے بات بنتی ہے، یوں ہواؤں میں تیر نہ چھوڑو، وہ بے اختیار بولا تو نگین کو کرنٹ سا لگا۔ وہ ہمیشہ اسے بابی کہہ کر بلایا کرتا تھا اور اب یہ انداز خاتون، میرا آپ سے بات کرنے کو دل نہیں چاہتا، آپ کو دیکھ کر مجھے اپنے تمام نقصان یاد آنے لگتے ہیں۔ اس کا انداز بھی وہی تھا۔ عمار کو دکھ ہوا۔ نگین، ایسا مت سوچو، اگر میرے بس میں ہوتا تو کیا میں اسے بچا نہ لیتا؟ زندگی موت پر تو صرف خدا کا اختیار ہے، میں تو خود بے بس کھڑا اسے ہاتھوں سے نکلتے دیکھتا رہ گیا۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا انہیں ساتھ لانے کا۔ نگین کی آواز بھرانے لگی۔ یہ تو عارضی وعدے ہیں نگین، اصل وعدہ تو وہ ہے جو معبود حقیقی کا ہے، اور وہ اپنا وعدہ پورا کرنے پر قادر ہے، انسان نہیں۔ وہ خاموش کھڑی اپنے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ خود کو زندگی کی طرف لانے کی کوشش کرو نگین، زندگی یوں ختم نہیں ہوتی، بہرطور اپنی سانس سے پوری کرنا پڑتی ہیں۔ عمار نے اسے سمجھایا۔ اس کی خاموشی سے یہی لگ رہا تھا کہ وہ بات سمجھ رہی ہے، مگر عمار کے چپ ہوتے ہی وہ غصے سے بولی، میں چاہے جیوں یا مروں، مگر میں نہیں چاہتی کہ آپ بار بار میرے سامنے آئیں۔ یہ تو قسمت کے کھیل ہے نگین، ضروری تو نہیں کہ تمہاری ہر راہ ہی کھوٹی ثابت ہو، وہ بے اختیار کہہ گیا تھا۔ وہ خود تو جھٹکا کھا کر چپ ہوا ہی تھا۔ نگین بھی چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ ارے عمار، کیا بات ہے؟ یہاں سے لوٹنے کا ارادہ ہے؟ آ رہے ہو یا جا رہے ہو؟ ادینہ کسی کام سے ہسکی سے نکلی تو عمار کو دیکھ کر کھل اٹھی۔ آیا تھا، سب سے مل لیا، اب واپسی ہو رہی ہے، وہ قصدن مسکرا دیا۔ ارے واہ، مجھ سے تو ملے نہیں، سب سے کیسے مل لیا؟ چلو اندر، ادینہ روب سے بولی تھی۔ ابھی تو اندر سے نکلا ہوں، پھر کسی دن سہی تم سے بھی ملوں گا اور آنٹی سے بھی، وہ مسکراتے ہوئے بولا تو نگین مزید کچھ کہے بغیر پلٹ گئی۔ بیچاری، ادینہ نے ترس کھانے والے انداز میں کہا تو عمار کو اچھا نہیں لگا۔ بیچارے پن والی، اس میں کیا بات ہے ادینہ؟ خدا کی رضا سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ بھی سنبھل جائے گی، اس نے دکھ ہی بڑا دیکھا ہے، صبر آنے میں تھوڑا وقت لگے گا۔ ہاں یہ تو ہے، وہ فوراً اس کی حمایت میں بولی، پھر بڑے مان سے پوچھنے لگی، تم کہاں ہوتے ہو؟ اتنے دنوں سے مل بھی نہیں رہے۔ حالات کے مطابق چلنا پڑتا ہے ادینہ، سوچ رہا تھا کہ جاب چھوڑ کر اب ماموں جان کے بزنس میں انوالو ہو جاؤں، بس اسی بھاگ دوڑ میں ہوں، حالانکہ میں بزنس مائنڈڈ بالکل بھی نہیں ہوں، مگر ماموں جان کی محبت اور ان کی مجبوریاں۔ اس نے گہری سانس بھری تو ادینہ کے دل کی کلی کھل گئی۔ بزنس یعنی کہ دولت کا چھپڑ؟ ارے واہ، اس سے اچھی بلا اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ ان بیچاروں کا اب ہے ہی کون جو یہ سب بکھیڑے سمیٹے؟ اس موقع پر تو تمہیں ہی آگے بڑھنا چاہیے، اور جاب میں رکھا کیا ہے؟ اپنے بزنس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ ادینہ کی سوچ اسے بہت ستی لگی، مگر بہرحال اس نے اس پر کچھ کمنٹ نہیں کیا تھا۔ گہری سانس بھرتا پلٹ گیا۔ اوکے، پھر کسی روز ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اوکے، وہ دل مسوس کے رہ گئی، مگر اس کو کچھ کرنے کے لیے فی الحال اتنی ہی تسلی کافی تھی کہ عمار اتنے بڑے بزنس کو سنبھالنے لگا تھا۔ اسے ابھی سے اپنی 5ویں انگلیاں گھی میں محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ گنگناتے ہوئے واپس پلٹی تھی۔ عمار کی شادی کیا ادینہ سے ہو پائے گی یا نہیں، جاننے کے لیے دیکھتے رہیے محبت دل پہ دستک، قسط نمبر 23، حصہ نمبر 3۔